Lakshmi Ma. Lakshmi Agarwal is an Indian acid attack survivor, a campaigner for rights of acid attack witness and a TV host. Lakshmi Agarwal was attacked in 2005 in New Delhi at the age of 15. Lakshmi Agarwal was once known as acid attack survivor, is now just Lakshmi, a mother, a symbol of courage, hope and love for life, a motivational speaker and messenger for millions of social voices. And Lakshmi Agarwal received the International Women of Courage Award by US First Lady Michelle Obama in the year 2014, and also she was awarded by prestigious Mother Teresa Award in 2018 for her courage and contribution to the society. एक बार जोरदार तालियां तो बनता है for Miss Lakshmi Agarwal. I request you to please join us and address the crowd. Good morning. Of course, time afternoon का है, पर good morning. जब जागो, तो जब जागेंगे तभी सवेरा होगा. जरूरी नहीं होता कि कल निकल गया, पल निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब भी वक्त मिले और जब भी एक होता है ना कि हम अपने वक्त को कैसे बचा सकते हैं, अपने वक्त को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी हिम्मत को कैसे पहचान सकते हैं. क्योंकि समय बहुत कम है यहाँ पे, टिक 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 घड़ी बजना शुरू हो गई है. तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी बात आप लोगों के बीच में कह सकूँ. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी डे हुई हैं. अब मेरे अटैक को 17 साल हो जाएंगे. और 2005 ऑफ कोर्स मेरी स्टोरी आप सब लोगों ने देखी है, लेकिन जब सामने आने के बाद एक वो जो जर्नी होती है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और उस जर्नी को मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करूँगी. अभी मैं 30 की हूँ और उस वक्त में मैं 15 इयर्स की थी. एक लड़का था जो 32 इयर्स का था. और मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त में मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम क्या सोचती हो अपनी लाइफ के बारे में, क्या करना चाहती हो. तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है. तो उन्होंने कहा सिंगर नहीं, कुछ और करो लाइफ में, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में सिंगिंग, डांसिंग ये सारी चीज़ें वैल्यू नहीं रखती है. और चीज़ें रखती हैं, डॉक्टर, वकील, पुलिस, ये सब चीज़ें रखती हैं. तो ये या तो फिर लड़की हो, जल्दी से पढ़ लिख जाऊँ तो शादी करा दिया जाएगा, यही एक लाइफ होती है. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा. उस वक्त में आ रहा था इंडियन आइडल शुरू हुआ था और मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा करके आगे जाऊंगी, तभी मेरे पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ. उसके बाद 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे जॉब करना है. मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और कॉलफ्लिंग्स में रहती हूँ. तब उन्होंने कहा कि खान मार्केट जैसे पास एरिया में करो, ज़्यादा दूर नहीं. उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया बुक स्टोर में, और मैंने एक सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया ताकि मैं सिंगिंग सीख सकूँ और रियलिटी शो में जा सकूँ. उसके बाद ऐसे दिन बीत रहे थे और 19 अप्रैल 2005 में उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया. शादी के लिए मैसेज डाला फ़ोन में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ. मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उसके बाद अगेन उनका मैसेज आता है कि अभी और इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए. मैंने तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उसके बाद उनका 21 अप्रैल को कॉल आता है कि तुम तो कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो. मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया. वो पर्सन मुझे 2.5 साल से जानते थे, उनके घर में आना जाना था. उनकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. उसके बाद फिर 22 अप्रैल को एवरीडे की तरह ही मैं मॉर्निंग में निकली और मॉर्निंग 10:45 के टाइम पे मैं खान मार्केट की तरफ बढ़ी और मैं देख रही थी कि वो लेडी थी और वो लड़का था, खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक पॉली बैग था.
और उस बैग में बियर की बॉटल थी और एक गिलास था, और मैं जा ही रही थी तो वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा आजकल तो मतलब लड़के तो देखते ही देखते हैं, लड़कियां भी ऐसे देखने लगी, और मैं सीधे निकल गई। अचानक से वो लोग आए, आने के बाद वो ग्लास में एसिड था, और उसके बाद वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और वो सीधा एसिड मेरे फेस पे डाल दिया। और उसके बाद मैं बेहोश हुई। मुझे ये नहीं पता कि कितनी देर के बाद मुझे होश आया, और जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जिंदा आग लगा दिया पूरी बॉडी में। सर बहुत भारी हो रहा था, आंखें खुल नहीं गई थी। तो उस वक्त में बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 बार मैं सड़क पे गिरी, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद मैं वापस फुटपाथ पे आती हूँ और मैं बहुत चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। फिर लोग आते हैं, लोग वही तमाशा देखते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। फिर उसके बाद अचानक से गाड़ी से अंकल आए, उन्होंने ये सारा कुछ दूर से देखा, और 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था, वो मेरे फेस पे उन्होंने डाला। वो पानी एसिड में डाइल्यूट होके सीधे मेरे गले के पास आया और मेरा गला पूरा जल गया। और उसके बाद उन्होंने पीसीआर बुलाई। तो जब मैं पीसीआर से हॉस्पिटल जा रही थी, प्लास्टिक की पॉलीथीन को जैसे जलाया जाता वो मेल्ट होती है, स्मेल करती है, वैसे ही मेरे दोनों हाथ फैले हुए थे, फेस उसमें से स्किन उसी तरीके से मेल्ट कर रही थी, टपक रही थी। और मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, और हॉस्पिटल देख के मैं बेहोश हो जाती हूँ। शायद मेरा जब जन्म हुआ था तभी मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैंने देखा 15 सालों में। और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती हूँ तो 10 बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाला गया। जब मेरे पेरेंट्स आए तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और उनकी पूरी शर्ट जल गई। और उसके बाद वहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर 48 आवर्स में होश नहीं आएगा तो शायद हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मुझे पता है मुझे वापस आना था आप सब लोगों के लिए, और मैं वापस आई हूँ। वो 2.5 महीने वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो जर्नी, मेरे वो पेन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इन 2.5 महीनों में 2 सर्जरी हुई थी। होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था, और बहुत अजीब था वो पल। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर दिन डॉक्टर से पूछती थी मैं घर कब जाऊँगी। मेरे आसपास सिर्फ 4 लोग थे, रिलेटिव ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, और वो 4 लोग मेरे पापा, मम्मी, मेरे पापा की बॉस और मेरी लॉयर अपर्णा था। ये 4 लोग पूरी दुनिया के बराबर थे। मैं घर आती हूँ और एक्चुअली मेरा एक अलग ही वो मेंटल स्थिति चल रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो एसिड क्या है, क्या चीज़ें, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं घर आती हूँ, मेरे घर से शीशे, फ्रेम सब कुछ हटा दिया गया। मैं ब्रश करती थी, एक टब में पानी आता था, मेरे पूरे फेस पट्टी से कवर रहता था, मेरे सर से पूरे बाल उतार दिए गए थे, और मैं खुद को देखना चाहती थी पर मैं खुद को देख नहीं पा रही थी। और उसके बाद किसी भी तरीके से, अच्छा फिर अब सोसाइटी की बारी आती है। वो सोसाइटी जिससे, मुझसे, आपसे, उन सबसे वो सोसाइटी बनती है, आपके आसपास के लोग जिनकी एडवाइस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर वो आके फ्री की एडवाइस दे के जाते हैं, यही होता है। तो वो आते हैं और आने के बाद यही होता है कि हाँ, हाय बेचारी लड़की, ये क्या हो गया, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे क्यों, शादी कैसे होगी, अब इसकी ज़िंदगी में होगा क्या आगे, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, एसिड अटैक ही क्यों, बेचारी शादी कैसे होगी। आप लोग एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, आपका तो एक बेटा भी है। ये एडवाइस थी। तब तक मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं वहाँ पड़ी हूँ, मेरे सामने ये सारी बातें हो रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। अचानक से बस मुझे खुद को देखना है। उस वक्त में ना बड़ी ट्रेंड भी चल रही थी वो मूवी खून भरी मांग।
तो होता है ना, वो एक बार ऑपरेशन हुआ तो आपकी साइकोलॉजी भी वैसी ही चली जाती है कि हाँ जो हमने देखा वो रियल होता है। तो वही चीज़ मेरी भी चल रही थी कि अब तो मैं 2 ऑपरेशन हो गए तो अब तो मैं और सुंदर दिख रही होंगी। तो उसके बाद फिर बस खुद को देखना था कुछ भी करके। अब बाल बहुत बड़े बड़े थे और अचानक से बाल कट जाए तो और लगता है कि खुद को देखना है कैसे लग रहे होंगे। और उसके बाद फिर खुद को आखिर में देख ही लिया शीशे के सामने। और जब खुद को देखा, अब अगर आज मुझे देख रहे हैं कि 7 सर्जरीज के बाद का फेस है, और भी ऑपरेशन होने थे पर मैंने नहीं करा। और उस वक्त में जब खुद को देखा, मेरी आंखें निकली हुई थी, मेरा पूरा लेफ्ट साइड फेस का गला हुआ था, ब्लड निकल रहा था, नोज नहीं थी, आंखें नहीं थी, कान नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ खराब हो चुका था। उसके बाद खुद को देख के उस वक्त में बस ऐसा लगा कि अब बस मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ। हमेशा कहा जाता है लड़कियों का चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे मेरी भी ऐसी ही साइकोलॉजी थी, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं नहीं जी सकती। उसी वक्त में मैंने डिसीज़न लिया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। और उसी वक्त में शीशे को ही देख के मैं बातें कर रही थी खुद से कि नहीं लक्ष्मी, सुसाइड कर लोगे तो 2 मिनट में तुम चले जाओगे, कई सारे सवाल और जवाब अपने साथ ले जाओगे, कई सारे सवाल और जवाब छोड़ जाओगे। एक पल ऐसा भी आएगा कि आपके पेरेंट्स को इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा कि कहीं वो भी सुसाइड ना कर ले। तब उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि जो गलती मैंने अटैक से पहले की थी पेरेंट्स से बात ना करके, वही गलती मैं अब भी दोहराऊंगी पेरेंट्स से बात ना करके। जो माता पिता मेरे लिए सोए नहीं है, जिन्होंने चैन से खाना नहीं खाया, 2.5 महीने उन्होंने मेरे लिए मुझे जिंदा रखने के लिए एक कर दिया। मैंने उस वक्त में यही डिसीजन लिया और मैं अपने फादर और मदर के पास जाती हूँ और मैं उनको बहुत आराम से कह देती हूँ कि मुझे आप लोग इंजेक्शन लगवा के ना मरवा दो, मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ। तब उन्होंने मुझसे कहा, मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माय फेस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। मुझे ये फर्क पड़ता है कि अगर मैं तैयार होती हूँ तो मैं मेरे को कैसे दिखती हूँ, सामने वाले को कैसे दिखती हूँ, क्योंकि उसका अपना नज़रिया है, मेरा नज़रिया है, तो मैं अपने नज़रिए से चलती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं करती हूँ। वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई। 2006 में PIL डाला। ऑनेस्टली मुझे PIL नहीं पता था ये होता क्या है, लेकिन मुझसे पूछा गया कि लक्ष्मी तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो, तो मैंने कहा कि बिकना बंद नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि बहुत पेनफुल, इतना हार्मफुल है वो। और उसके बाद फिर सीधी सी बात है, जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता है। तब हम लोगों ने PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए, और वहीं से फिर से एक जर्नी, बैक टू बैक जर्नी रही। फिर लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, 4 साल फेस कवर करके चलती थी। पेरेंट्स ने मुझे स्टिचिंग क्लास, ब्यूटिशियन क्लास में डाल दिया। वहाँ पे भी टीचर को बोला जाता था कि अगर ये लड़की आएगी तो हम अपनी बच्चियाँ नहीं भेजेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ अपनी टीचर्स को कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मी रहेगी, आप अपनी बेटियों को मत भेजो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ ही समय में स्टिचिंग सीखा और उसके बाद मैं अपनी ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करने लगी। और फिर शीशे के सामने आती हूँ और खुद से पूछती हूँ, बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं, खुद को देख के लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ और मेरी ड्रेस भी मुझ पर बहुत अच्छी दिख रही है। और उसके बाद मैं अपनी टीचर से और अपनी मदर से पूछती हूँ, क्या मैं अपना फेस ओपन करके चल सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। और उसके बाद फिर मैंने एक ही चीज़ सोची कि जिसने मेरे साथ क्राइम किया है वो अपना चेहरा ढक के चले, क्योंकि
जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो भी इसी सोसाइटी से है, जिसने क्राइम किया वो भी इसी सोसाइटी से है, और जिसको भी मुझे देख के शर्म आती है वो अपना चेहरा ढक के चले, मैं अपना चेहरा ढक के नहीं चलूँगी। उसके बाद की जो लाइफ थी बहुत ही अलग थी। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब मैं चेहरा खोल के चली तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत उल्टा सीधा बोला गया। सबसे ज़्यादा लड़कियों ने कहा होगा या लड़कों ने? लड़कियों ने, लड़कों ने नहीं। बहुत बड़ा सवाल है भाई, क्यों ऐसा? हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए हम शायद शो ये सही है, उनका सही है। ऑफ कोर्स लड़कियों में सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। जब मैं कहीं से भी निकलती थी तो उस वक्त में यही होता था कि मुझे देख देख क्या है ये, और मैं उनके पास जाती थी और जाके बोलती थी देखो क्या है ये, क्यों मैं चुप रहूं? मुझे मेरे अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जब तक मैं बाहर निकल के नहीं आती शायद मुझे आपकी तालियों की गूंज मेरे कानों में नहीं सुनाई देती। मुझे आज आप मेरे चेहरे से नहीं, मेरे काम और मेरी हिम्मत से जानते हैं, इसलिए आज मैं बाहर हूँ। वो इंसान जिसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया, उसने ये सोच के एसिड अटैक किया कि इसको मैं जान से नहीं मारूंगा, ये 4 दीवारी में कैद रहेगी, और उसके बाद उसका सब कुछ अपोजिट हो गया। और जब मैं निकल के आई, आज मैं कहती हूँ कि उसने तो खुद की ज़िंदगी में कैद करना चाहता था और वो कहता था कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं कहती हूँ पूरी दुनिया मुझसे प्यार करती है। आज वो पूरी दुनिया की। और उसके बाद फिर एक नया चैलेंज लाइफ का 2012 में। 10 में मेरे भाई को टीबी हो गया था, 12 में मेरे फादर को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, और हम फैमिली में 4 ही लोग थे। अटैक सिर्फ एक पर्सन पे नहीं पूरे परिवार पे होता है। और 14 में फिर ब्रदर की डेथ हो गई, और लाइफ बिल्कुल अलग हो गई, एकदम डिफरेंट। जब आप अकेले होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में हो, अकेले हो, जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एसिड अटैक वायरस हो, चाहे घर के अंदर की लड़ाई हो, चाहे कोई परेशानी हो, तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ हो। लेकिन जब मैं 2013 में घर से बाहर निकली और उसके बाद मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, मैंने अपने जैसे और 5 सर्वाइवर्स को देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि और भी लोग हैं जो इस तकलीफ से गुजर गए। और उसके बाद कि एक सर्वाइवर जिसकी दोनों आँखें ही नहीं, एक सर्वाइवर जिसकी एक आँख नहीं, कुछ सर्वाइवर जो देख सकती है, तो वो जर्नी बहुत पेनफुल थी। तब वहाँ पे गुस्सा आया कि अब बस लक्ष्मी बहुत हो गया, कब तक चुप बैठेंगे। मेरा फर्स्ट केस था मुंबई का प्रीति राठी का। उस केस में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गई और हम 6 सर्वाइवर गए, और उस दिन मेरा बर्थडे था, और रात में इंफॉर्मेशन 2:30 बजे मिलती कि प्रीति राठी नहीं रही। उनके ऊपर भी बांद्रा स्टेशन पे एसिड अटैक हुआ था, सिर्फ इस जेलेसी पे कि हम ना कंपैरिजन बहुत करते हैं। हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंपैरिजन। ये बचपन से वो उसका फ्रेंड और वो साथ रहते थे, तो लड़के की मम्मी लड़के को कहती थी देख वो लड़की होके इतना कुछ कर रही है, तुम लड़के होके नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसका बच्चा देखो फर्स्ट आया है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत नेगेटिविटी फैलाती है, और हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना कुछ नहीं समझते, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा 100 टाइम्स चलता है, और वो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, लेकिन वो हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके, जब हम लोग न्यूज़ रूम में बैठते थे और हमारे चेहरों को ना ब्लर कर दिया जाता था, और उस वक्त में हमसे कहा जाता था कि आप या तो फेस कवर कर लो, तो वहाँ पे हमने फाइट करी कि नहीं,
हाँ, या तो अगर आपको हमारा इंटरव्यू लेना है तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा, अदरवाइज में हम अपना चेहरा ब्लर नहीं करवाएंगे, ना कवर करेंगे। हम इसी तरीके से बाहर आए। ऐसे ही हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद ऐसा लगा कि रिहैबिलिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी क्राइम को रोकना चाहते हैं, जो अटैक हो चुके हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो फाउंडेशन है, द लक्ष्मी फाउंडेशन, हम लोग सर्वाइवर्स को लेकर आते हैं और हम लोग एक सर्वाइवर है, विक्टिमाइजेशन मुझे पसंद नहीं है। मैंने हमेशा से एक बात सोच रखी है, ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी और ना किसी को बनने दूँगी। और हमारी संस्था में भी हमने ये चीज़ रखी हुई है कि कोई भी आता है और वो ये कहता है कि हम एक सर्वाइवर को डोनेशन देना चाहते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है और अगर आप चाहते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करें, तो आप उनको अडॉप्ट करिए और आप उसकी एजुकेशन पे, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं 18 से नीचे होते हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी सर्वाइवर है उनको रिहैबिलिटेट कर सकें। अभी भी हमारी फाउंडेशन में कुछ ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनके लिए हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो आगे बढ़े। एक बेंगलुरु का ही केस है, सरस्वती जी का। 2020 में उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था और उनके 2 बच्चे थे और हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। और आज हमारी फाउंडेशन ने उनको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। उनके दोनों बच्चों की एजुकेशन, उनका ट्रीटमेंट, उनका पूरा रिहैबिलिटेशन पे वर्क कर रही है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कैसे, ताकि जो क्रिमिनल माइंड है, जो क्रिमिनल है, क्योंकि कानून का किसी को कोई डर ही नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, कोई डर नहीं। एसिड अटैक को लेके बहुत सारे कानूनी लड़ाई आए, बहुत सारे कानून आए, कानून तो एवरीडे आते हैं, पर उसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है ये ज़रूरी है। तब उस वक्त में एक कानून आया कि ऐसे खुलेआम ऐसे नहीं बिकेगा। आज भी लगातार एसिड अटैक हो रहे हैं हर दिन की तरह, लेकिन लोग पूछते हैं कि लक्ष्मी आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या सोचती हो कि एसिड अटैक को लेके, क्या ये अभी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या कानून आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है। बट मैं इसमें एक चीज़ कहूँगी कि अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है। मूवी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, कानूनी लड़ाई हो, हमने जो जंग लड़ी है बहुत सालों तक, उस चीज़ को लेके जब हमने फाइट करी तो एक कानून बदला और उस पर जब सर्वाइवर्स खुद बाहर निकल के आए और सर्वाइवर्स ने बात करना शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि पेन क्या होता है। मैं यहाँ पे अपनी बात को रोक के आप लोगों के बीच में आना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से कुछ सवाल लेना चाहती हूँ, ताकि मैं कुछ भी मिस करके यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। होप मैं सवाल ले सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रह जाती है और बाद में रियलाइज होता है कि काश ये बोल दिया। पता है क्या होता है, पहले तो मेरी सवाल कोई पूछता है, जैसे ही मैं बैक स्टेज जाती हूँ वैसे अच्छा मुझे ये पूछना है, ये बहुत होता है। और उस वक्त में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये सवाल आने चाहिए थे। मेरा एक सवाल था कि आपने एक बात छुई मैम को कि कंपैरिजन किया जाता है बच्चों को, बहुत बार ऐसा होता है कि करियर्स में भी कंपैरिजन किया जाता है। इसके लिए आपका क्या एक कुछ प्रयास है जिससे कि ये कंपैरिजन रोके और बच्चे अपने सही तरीके से जाए, इस पर कुछ आप कहना चाहिए? आपको अगर रोकना हो तो आप कैसे रोकेंगे? हमारे माध्यम से हम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चला। अगर आपको अपने घर पे, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, पर अगर आपको अपने घर पे रोकना तो आप क्या करेंगे? कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में कि हम अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली जोन नहीं बनाते और कई बातें बच्चों के मन में रह जाती है और पेरेंट्स के मन में रह जाती है। जो एक रिएक्शन होता है ना पेरेंट का, अगर मेरी बेटी है वो कल ही 7 साल की हुई है और वो मुझसे कोई बात आके कहती है और मैं एकदम से उसको रिएक्ट कर दूँ तो वो हर्ट हो जाएगी और वो आगे कुछ कहने में हमेशा डरेगी। और कई बार मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे मदर फादर अगर उस टाइम पे मेरी बात सुन लेते और उस पर्सन को नोट कर लेते कि वो उसके माइंडसेट कैसा है,
तो शायद अगर मैं अपने पेरेंट को ये कहती कि पापा वो लड़का मुझे तंग कर रहा है, कुछ छेड़ रहा है मुझे, तो मेरे पापा मुझे बदले में एक ही बात कहते, तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर लड़की नहीं हो जो तुम्हें तंग कर रहा है, और भी लड़कियाँ पड़ी वो तुम्हें ही क्यों तंग कर रहा है। तो यही सवाल मेरा उस लड़के से, यही सवाल मेरा पेरेंट का मुझसे है, तो वो उनसे जाके क्यों नहीं पूछते, वो एक्शन क्यों नहीं लेते। तो जो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी इक्वालिटी नहीं है, इक्वल हम नहीं रह पाते, क्योंकि आप खुद सोचिए जब मैं 30 साल की, मेरी बेटी 7 साल की है और मैं 30 साल वाला सोच रखूँगी, मेरी बेटी 7 साल वाला सोच रखूँगी, तो हम उनको बता सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल सबसे है कि क्या सच में औरतों को, लड़कियों को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है? यस है? इसमें मैं क्या कहते हैं? हाँ, देना चाहिए, पर मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे कोई रिस्पेक्ट मत करिए। हमारी सोसाइटी में ना रिस्पेक्ट भी हम लड़ रहे हैं। जिस दिन हम इक्वालिटी में बात करेंगे ना, रिस्पेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। एक्सीलेंट। वो रिस्पेक्ट ही है, जैसे भीख में मांग के लीजिए। इसीलिए मैं वुमेंस डे नहीं मनाती हूँ, मैं इक्वालिटी डे मनाती हूँ उस दिन। और कोई सवाल? जी, पीछे माइक। Hi everyone. I don't have a question. I have experience. हम हिंदी में बात करें? मैं हिंदी उतना ठीक नहीं है। बहुत अच्छी हिंदी है, बोलिए। Sure. तो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने अभी जैसे जो हुआ जब before this event started, I was a really energetic person. When I go to gym and all, I'm like very physically fit, okay? But when your session started, just in 5 minutes I got sick. I literally had to go out and I had to puke outside. It was that intense. I just want to say like you're a really, really strong person. I was in place, I don't have. Thank you so much. अगर मैं आज यहाँ से जा रही हूँ तो मैं एक बात और कह के जाऊँगी कि जब मैं आती हूँ और जब मैं जाती हूँ, आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही आप लोग मेरी हिम्मत बनी रहिए। नमस्ते लक्ष्मी जी, मैं मंगला, हुगली कर्नाटक से। आपका जो दर्द का जर्नी शुरू हुआ तब से हम लोग आपके साथ साथ जी रहे हैं उसी दर्द में, और आप जैसे लोग, जैसे एसिड अटैकर्स है, उनके लिए जो काम कर रहे हैं तब से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद पैकॉन को जो हमें ये मौका दिया गया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सके तो हम ये एसिड अटैक रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मेरा छोटा सा गाँव हुगली हो या दिल्ली हो, हम ज़रूर फाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। ऑफ कोर्स दर्द, आपने दर्द की बात कही। ऑफ कोर्स दर्द तो बहुत होता था, पर अब दर्द देती हूँ। अब दर्द लेती नहीं हूँ मैं, और मुझे उसकी नीड नहीं थी और मुझे वो नहीं चाहिए, और क्योंकि उन सब चीज़ों से मैंने लड़ना सीख लिया है। और ऑफ कोर्स जब मैं अपने सामने और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को देखती हूँ तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि उस बेड पे वो नहीं, मैं लेट रही हूँ। हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, स्टॉप सेल एसिड, और वो कैंपेन बहुत अच्छे लेवल पे गया था। हमारा मेन मकसद ही यही था कि एसिड को कैसे जो भी कानून आया जो बिक रहा है वो कैसे रोका जाए। बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं है, तो हम लोग उस मुहिम को लेके बहुत कोशिश कर रहे थे। हम एक शॉपकीपर के पास गए और वहाँ जाने के बाद उनसे एक चीज़ पूछी कि आप ये जो एसिड बेचते हो आपको सही लगता है? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत डाइल्यूटेड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हाथ में डाल के दिखाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप पी के दिखाइए। तो उन्होंने कहा मैं तो मर जाऊँगा। मैंने कहा जी, यही एसिड जब घरों में जाता है, यही डाइल्यूटेड एसिड, तो उस वक्त में
एक 8 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा नहीं जानता कि वो एसिड है, और इससे आपकी कितनी कमाई हो जाती है, जो जिससे आप सोच रहे हो कि एक ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। कई हस्बैंड ने अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट पे एसिड डाला है, एक दामाद ने अपनी सास और अपने 2 साल के बेटे पे एसिड उनको पिलाया है, वही डाइल्यूटेड एसिड। और एक्चुअली में अगर मैं एसिड की बात कर रही हूँ, हमारी सोच में तेज़ाब है, हमें अपनी सोच से तेज़ाब को निकालना होगा। क्योंकि मुझे अगर गुस्सा आएगा तो मैं इस माइक का भी यूज़ कर सकती हूँ, और वो गुस्से पे हमें कैसे 2 मिनट के गुस्से पे हम अपनी और सामने वाले की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो हमें अपनी सोच से तेज़ाब को निकालने की ज़रूरत है। जी लक्ष्मी मैडम, अभी है मेरे पास कुछ सेकेंड्स, छोड़ नहीं सकती। जी लक्ष्मी जी, आप सुसाइड के बारे में सोचे थे जी। तब और सारे जने को वो क्या रास्ता मिलेगा, आप सुसाइड माइंडसेट से कैसे बाहर आए? हाँ, मैंने बताया ना उस वक्त में मैंने क्या सोचा, उसी वक्त में सुसाइड का है, और उसी वक्त में वो चीज़ भी रियलाइज़ हुई। मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, मम्मी पापा के बारे में भी सोचा कि वो लोग सोए नहीं, उन्होंने खाया नहीं। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति वो मुझसे प्यार करेगा, वही प्यार है। नहीं, जो हमें देख के जीते हैं वो भी एक प्यार है। तो हमारे घर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें देख के जीते हैं। तो इसीलिए प्यार को समझने की ज़रूरत है। सुसाइड तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको देख के कितना जीते। कई बार पता है ऐसा होता है कि भाई लक्ष्मी को ही देख के मोटिवेट हो रहे हैं। नहीं, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया है। वो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं थे, वो मेरे पापा थे। तो ऐसे ही हमारे घरों के अंदर हमारे दादी दादा नानी नाना, हमारे पापा मम्मी, ये सब हमें बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। कभी पूछ के देखना चाहिए हमें उनसे कि आपकी जर्नी कैसी रही है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ है अपने आसपास, वरना कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, और मुझे हुगली में आके बहुत मज़ा आया और बहुत ही पीसफुल है और बहुत मज़ेदार है और बहुत शांति भी है। यहाँ दिल्ली जैसे एरिया में चै 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 होता है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।